हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लेक्चर नंबर आपको 5 प्रेजेंट कर रही हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने देखा किंग को नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन देनी पड़ी और जो फर्स्ट स्टेट मींस क्लर्जी पीपल थे उनसे सारे पावर्स छीन लिए। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। मोनार्की से आप क्या समझते हैं? मोनार्की मींस जहां पे किंग के पास सारी पावर हो एक कंट्री को चलाने की। समझ में है? सिर्फ किंग वहां रूल करे, किंग के ही अकॉर्डिंग वहां पे प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चले। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस किंग के पावर्स को लिमिट करना। क्लियर है? किंग के पावर को लिमिट करना। आइए देखते हैं कैसे। The National Assembly completed the draft of Constitution within 1791. National Assembly ने Constitution को ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, लागू हुआ कब था? उन्होंने सोचा कब था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की? 1789 में। तो 2 साल उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगा। तो ये बना कब? 1790 में। क्लियर है? मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ किंग। मैंने अभी आपको बताया उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि किंग के पावर्स को लिमिट कर दिया जाए। ठीक है, किंग के पावर्स को लिमिट कर दिया जाए। पावर्स हैव बीन सेपरेटेड मींस पावर्स को जो किंग के पास अकेले के पास पूरी पावर्स थी वो उन्हें सेपरेट कर दिया जाए। किसकी थियरी थी ये? मॉन्टेस्क्यू की थियरी। आपका होमवर्क ये रहेगा कि मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो मॉन्टेस्क्यू ने कैसे पावर्स को सेपरेट करने की बात की? यस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। इलेक्शंस डन इनडायरेक्टली, इलेक्शंस को इनडायरेक्ट कर दिया गया। इलेक्शंस को इनडायरेक्ट कर दिया गया। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में आप कभी सुने कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लोग वोट देने जा रहे हो? नहीं ना। वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? जो इलेक्टेड मेंबर्स है उन्हीं के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैं अभी ये बता देती हूँ कि वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्शंस जो थे वो इनडायरेक्टली थे। कैसे, मैं आगे आपको बताती हूँ। उससे पहले हमको 2 सिटीजन्स के बारे में जानना जरूरी है। 2 सिटीजन्स कौन थे? एक थे एक्टिव सिटीजन्स, दूसरे थे पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? मेन अबाउट 25 इयर्स, जो 25 के अबव इयर्स के हो, हु कैन पे टैक्सेस एटलीस्ट 3 days फॉर द लेबर वेजेस मींस 3 दिन के जो वेजेस का जो पेई होगा उसके बराबर टैक्स पे किया जा सकता है। मतलब वो रिच क्लास को ही डिनोट करना चाह रहे थे। समझ में आई आपको बात? जो एक लेबर की वेजेस मींस तनख्वाह, 3 दिन की जो वेजेस की तनख्वाह है वो एज अ टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को एक्टिव सिटीजन कहा गया। क्लियर है? आगे चलते। पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स कौन थे? इन पूरे इलेक्शंस में वुमेन्स को तो कोई भी रोल नहीं दिया गया, विमेन्स को कोई भी पावर नहीं दिया गया। विमेन्स आर एग्जेम्प्टेड। मेन बिलो 25 इयर्स, जो 25 इयर्स से बिलो होंगे, और ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। आई बात समझ? ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वो 25 साल से कम है। ठीक है, उन लोगों को अलाउड ही नहीं है। ठीक है, और विमेन्स को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो विमेन्स आर ऑल्सो exempted from everywhere. ये थे difference between active and passive citizens. Remember, these questions can be asked in 1 or 2 marks question. So remember these points. Okay? So let's move further. So सिर्फ active citizens are allowed to vote, allowed to cast vote. ठीक है, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को ही वोट कास्ट करने की परमिशन थी। वहीं पैसिव सिटीजन्स को नो राइट्स
टू वोट। क्लियर है यहां तक? मींस सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट कास्ट करने की परमिशन थी और पैसिव सिटीजन्स को वोट देने की परमिशन नहीं थी। तो हम अब देखेंगे कि पावर्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाते थे, नेशनल असेंबली का क्या रोल था। ठीक है, ओके। तो पावर्स को मैंने अभी आपको बताया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में डिवाइड किया गया। जुडिशरी में जो जज थे उन्हें कौन अपॉइंट करता था, आपको मैंने अभी बताया, सिर्फ एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन डायरेक्ट वोट करते थे और अपना जज चूज करते थे। जज, ओके, जज चूज करते थे। एक्टिव सिटीजन में जो हाई टैक्सेस पे करते थे उनका एक अलग ग्रुप बना और उन्हीं लोगों को इलेक्टर्स कहा गया। ठीक है, मतलब जो मान लीजिए टैक्स हो गया आपकी 200, जो 400 500 टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों को इलेक्टर्स बोला गया। एक्टिव सिटीजन्स में उन्हीं लोगों को जो टैक्स पे करते हैं, वे ही लोग जज को चूज कर सकते हैं अपने वोट के अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्टर्स कौन होंगे, जो हाई टैक्स पे करें। वो अपने वोट के आधार पर नेशनल असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। तो 745 मेंबर्स थे उस दौरान नेशनल असेंबली में। ठीक है, पावर किसके हाथ में थी? पूरी नेशनल असेंबली के पास पूरी पावर थी। ओके, देन नेशनल असेंबली के पास पूरी पावर थी, वो कंट्रोल किसको करती थी? एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? किंग और मिनिस्टर को टोटली कंट्रोल करती थी। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सिटीजन जो एक्टिव सिटीजन होते हैं वो डायरेक्ट वोट कर सकते हैं जज के लिए। क्लियर है? एक्टिव सिटीजन्स में से भी जो हाई टैक्स पेयर है उनको इलेक्टर्स बोला गया और उन्हीं इलेक्टर्स को नेशनल असेंबली का मेंबर बनने की बात कही। मींस वही लोग ही नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते थे। नेशनल असेंबली के जो मेंबर है उनको किंग और मिनिस्टर पर पूरा कंट्रोल था। क्लियर है? मींस अपनी नेशनल असेंबली की पूरी नजर किंग के कामों पर होती थी कि वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। यहां तक आपको बात क्लियर है? आई होप। देखिए, so here constitution began with the declaration of right of men citizen। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मेंस की राइट्स के बारे में बात की गई है। क्लियर है? सिर्फ मेंस के बारे में बात की गई है कि दे हैव राइट टू लाइफ, दे हैव फ्रीडम टू स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारी बात किन के लिए? सिर्फ मेंस के लिए की गई है। विमेंस की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, these were natural and inalienable rights। इनअलिएबल मींस वैसे राइट्स जो आपसे कभी छीना ना जा सके। ये नेचुरल और ऐसे राइट्स हैं जो आपसे कभी छीना ना जा सके। ये कुछ बातें थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर होगा। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1719 gave the powers to whom to make the laws। मींस किनको ये पावर दिया गया कि वो लॉ बना सके। किसे पावर दिया? यस, द नेशनल असेंबली को। ओके, आगे चलते हैं। What was the main objective to bring constitutional monarchy in France? बताइए क्या होगा? Yes, to limit the power of king। तो वही मैंने लिखा, the main objective to bring the constitutional monarchy is to limit the power of king। क्लियर है यहाँ तक? The main objective to bring constitutional monarchy was to limit the power of king। कि वो किंग के पावर को लिमिटाइज कर सके। ओके, आगे एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो कि है ये, Who gave idea of separation of powers and named the book। तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया किसने दिया था और उनकी बुक का नाम। I hope these videos are helpful for your studies. So if you have any kind of a doubt in any of the topics, so please let me know. Thank you.